गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण को कंटिन्यू करते हुए संरक्षण के पक्ष में तर्क चल रहे हैं। पिछली क्लास में संरक्षण के पक्ष में तर्कों को आर्थिक क्षेत्र में या आर्थिक तर्क किए। आज गैर आर्थिक तर्क का विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। हेडिंग डालिए गैर आर्थिक तर्क। सबसे पहले संरक्षण को कंटिन्यू करते हुए इसके गैर आर्थिक तर्कों के बारे में गैर आर्थिक तर्कों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो गैर आर्थिक तर्क आप लोग हेडिंग डालिए। गैर आर्थिक तर्क में वह तर्क आते हैं जिससे आय में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस आय के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्व रखती है। उन तर्कों में सुरक्षा की आ जाता है, देशभक्ति का तर्क आ जाता है, आत्मनिर्भरता का तर्क आ जाता है। इसके अलावा विशिष्ट वर्गों या व्यवसायों की सुरक्षा का तर्क और बदले की भावना का तर्क, इन सभी तर्कों के बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। संरक्षण के पक्ष में और विपक्ष में जब तर्क किए गए थे, जब इंडेक्स बनाई गई, उस इंडेक्सों में गैर आर्थिक तर्क, आर्थिक तर्क, मिथ्या तर्क, इन सभी तर्कों की सारणी बनाकर उसको प्रस्तुत किया गया, जिसकी डिटेल आज विस्तृत रूप से होगी। गैर आर्थिक तर्कों में सबसे फर्स्ट जो आपका तर्क है वो है सुरक्षा का तर्क। लिखिए इसमें सुरक्षा का तर्क। कोई भी देश हो, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, प्रत्येक देश सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों के संरक्षण का समर्थन करता है। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे उद्योग होते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से हर देश में उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस तर्क के अनुसार यदि सैन्य शक्ति यानी हमारे देश की सैन्य शक्ति यानी सेना जो है, उन शक्ति उद्योगों को बिना संरक्षण के जीवित नहीं रखा जा सकता है, तो उन उद्योगों को पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। क्योंकि विकास तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले हमें सुरक्षित होना या सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से हमें सुरक्षित रहना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कोई भी दूसरा देश जब हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे, हम उस पर निर्भर हो जाएंगे, हमारी स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग जो कि सैन्य शक्ति यानी सैन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और अगर उन उद्योगों को संरक्षण की आवश्यकता है या उन उद्योगों को संरक्षण के बिना नहीं रखा जा सकता है, तो उन उद्योगों को संरक्षण निश्चित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी देश को दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि अगर हम इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम दूसरे देशों से उन वस्तुओं को मंगा लेंगे। इस चीज़ पर निर्भर उन्हें कभी भी नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब है वो सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाए रखे, तभी हम दूसरे देशों पर विकास को बनाए रखने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि दूसरा देश देखेगा कि आप पहले तो सुरक्षित ही नहीं हो, आपके पास सामान ही नहीं है, सुरक्षा के साधन ही नहीं है, तो कोई भी देश जब आपके उससे संबंध खराब होंगे तो वो आप पर आक्रमण करके आपको गुलाम बना सकता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी देश पर हमें निर्भर नहीं
होना चाहिए, चाहे इससे आर्थिक क्षति हो, चाहे हमें कितना ही नुकसान हो, चाहे हमें कितने ही पैसों का जो है लगाना पड़ रहा हो, चाहे हमें कितनी ही मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम होगा वो होगा हमारा देश सुरक्षित बना रहे उन सैन्य शक्ति के साधनों के द्वारा। इस संबंध में अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? बताया था मैंने आपको, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ इस दृष्टि में ये कहते हैं कि समृद्धि से सुरक्षा अधिक अच्छी है। एडम स्मिथ का कथन है, इन्वर्टेड कोमा में, सुरक्षा जो है समृद्धि से, समृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि। समृद्धि से सुरक्षा, समृद्धि से सुरक्षा जो है अधिक अच्छी है, अधिक अच्छी है। ये एडम स्मिथ अर्थशास्त्री जो हैं उनका कथन है कि आप समृद्धि, ठीक है, समृद्धि या विकास दर या विकसित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कौन सी चीज़ चाहिए? सुरक्षा यानी सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। कहने का मतलब अगर कोई देश विकसित है, बहुत अच्छी उसकी जीडीपी है, बहुत अच्छी उसकी प्रति व्यक्ति आय है, बहुत अच्छी उसकी राष्ट्रीय आय है, उसकी विकास दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके पास सैन्य शक्ति के साधन दूसरे देशों पर वो निर्भर है, वो यहाँ पर उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो उससे ज़्यादा विकास दर को तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोई भी देश आप पर आक्रमण करके आपको गुलाम बना लेगा और आपकी जो समृद्धि है, आपकी जो विकास दर है वो उसकी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है समृद्धि प्राप्त करना दूसरे स्तर पर आता है। फर्स्ट स्तर पर आपका आएगा सुरक्षा, कि आपका देश दूसरे देश से कितना सुरक्षित है। इस दृष्टिकोण से सुरक्षा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या प्राथमिकता दी गई है। जब तक देश की सुरक्षा पक्की मजबूत नहीं होगी, जब तक देश सुरक्षित नहीं माना जाएगा, देश हमारा जो है उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि पहले हम चारों ओर से सुरक्षित तो हों, जब हमें ये लग जाएगा कि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, तो फिर हम दूसरी जो कि प्रायोरिटी है उन्नति करने की, वो उन्नति कर सकते हैं। नहीं तो वो देश हमेशा इसी डर से लगा रहेगा कि कोई भी देश मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे, और इस डर से वो कभी भी अपने विकास की दर पर, अपनी जीडीपी की दर पर, प्रति व्यक्ति आय पर, राष्ट्रीय आय पर कभी भी वृद्धि की तरफ ध्यान नहीं दे सकता है। यदि कोई देश सुरक्षा सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर हो जाता है और उससे संबंध खराब हो जाते हैं, या कई बार जो होता है उसके विदेशी जो है वो विदेशी सरकार या विदेशी देश जो है वो हमें वो साधन नहीं देना चाहता है, तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। यदि संकट काल में हमें अगर सहायता नहीं मिलती है उससे, तो हमारा देश कभी भी जो है गुलामी की उसमें जो है गुलामी की जंजीर में जकड़ सकता है। इस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसे दूसरे देश पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है विकसित देश और विकासशील देश के लिए, जिससे सैन्य वस्तुएं या सैनिक वस्तुएं या संसाधन हमारे देश की सुरक्षा के लिए जिन उद्योगों से बन रहे हैं, अगर उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना है तो उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें कभी भी स्वतंत्र व्यापार की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए,
जब तक हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर ना हो जाए। इस प्रकार गैर आर्थिक तर्कों में सुरक्षा का तर्क जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन देशभक्ति का तर्क। सेकंड लिखिए, देश भक्ति का तर्क। हम जिस देश में रहते हैं अगर उसी देश की वस्तुओं का उपभोग करें तो हमारे देश के उद्योगों का विकास होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ती है। कहने का मतलब आप जिस देश में रह रहे हो उस देश की वस्तुओं को ज़्यादा मात्रा में खरीदना चाहिए। तो राष्ट्रीय भावना की बात कर लो या स्वदेशी भावना के आधार पर भी अगर संरक्षण का समर्थन किया जाता है तो संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि विदेशी वस्तुएं जब हमारे देश में आ रही है उन वस्तुओं को कम मात्रा में करने के लिए प्रशुल्क की नीति अपनाकर उन वस्तुओं को महंगा किया जाता है हमारे देश में, तो वो वस्तुएं महंगी हो जाएगी जिससे हमारे देश की वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में बिक पाएगी और ज़्यादा मात्रा में जब हमारे देश की वस्तुएं बिकेगी तो हमारे देश के श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, फलस्वरूप बचत और निवेश भी बढ़ते हैं। तो प्रत्येक देश को अपने देश में बनी वस्तुओं को ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है उपभोग करना चाहिए। कई बार आपने नारा सुना होगा कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। देशभक्ति का आशय यह है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की वस्तुओं का ज़्यादा मात्रा में जो है उपभोग किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से देश के समग्र विकास के लिए संरक्षण की नीति को अपनाया जाता है कि देश का समग्र रूप से सभी रूपों में जो है विकास हो सके। इस दृष्टि से कभी कभी संरक्षण की नीति को अपना लिया जाता है। आजकल संपूर्ण भारत में एक ये नारा भी लगातार या जो है सुनने को मिलता है कि भारतीय बनिए और भारतीय माल खरीदिए। भारतीय बनिए और भारतीय माल खरीदिए, भारतीय माल खरीदिए। बी इंडियन बाय इंडियन, कि अगर हमारी वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा थोड़ी सी महंगी भी है तो कोई बात नहीं, हमें हमारे देश भावना को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखते हुए, 1-2 रुपये पर ध्यान ना देते हुए हमें अपने देश की वस्तु को ही खरीदना चाहिए। तभी हमारे देश के उद्योगों का विकास होगा, हमारे देश की श्रम शक्ति का, साथ साथ हमारे देश की जीडीपी, इन सभी में जो है वृद्धि हो पाएगी और विकास बढ़ सकेगा। इस प्रकार देशभक्ति के तर्क के आधार पर भी उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास विकसित देशों की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में हो सके। और वो विकास जब भी होगा जब हमारे देश के लोग हमारे देश की बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, ज़्यादा मात्रा में तवज्जो देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट तर्क पे चलेंगे, जो कि नेक्स्ट तर्क है आपका आत्मनिर्भरता का तर्क। आत्मनिर्भरता का तर्क। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड जिसको बोलते हैं, संरक्षण के पक्ष में
आत्मनिर्भरता के संबंध में ये तर्क दिया जाता है कि किसी भी देश को, चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे वो विकसित देश हो, अर्धविकसित देश हो, विकासशील देश हो, पिछड़ा हुआ देश हो, कोई सा भी देश हो, प्रत्येक देशों को आवश्यक वस्तुओं के संबंध में जो वस्तुएं आवश्यक होती है उन वस्तुओं के संबंध में दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आवश्यक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक देश को आवश्यकता होती है। अगर आप आवश्यक वस्तुओं पर दूसरे देशों पर निर्भर होगे तो वो आपके लिए सही साबित नहीं हो सकता है। तो किसी भी देश को आवश्यक वस्तुओं के संबंध में दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अन्य देशों पर अगर अपन बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं तो संकट काल की स्थिति में कई बार संकट की स्थिति आ जाती है, उस समय हमारे लिए ये खतरनाक सिद्ध हो सकती है कि हम आवश्यक वस्तुओं पर भी जो है दूसरे देश पर निर्भर हैं। विलासिता की वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मशीनें, टेक्नोलॉजी वाली वस्तुएं, ये तो बाद की बातें हैं। ये वस्तुएं तो हम जब मंगाते हैं तो अपने देश को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए वो वस्तुएं मंगाई जानी चाहिए जिनका उत्पादन हमारे यहाँ पर वास्तव में भी नहीं हो सकता है। लेकिन कभी भी आवश्यक वस्तुओं के संबंध में हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से आत्मनिर्भर होना परम आवश्यक है। आत्मनिर्भरता से ही अर्थव्यवस्था में जो है स्थिरता आती है, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थिति नहीं आती है, अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहती है। हालांकि एक बात ये भी सत्य है कि कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, उसे कोई ना कोई कैसी ना कैसी वस्तुओं का दूसरे देशों से आयात करना ही होता है। तो आयात करने की मना नहीं है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक देश को आवश्यक वस्तुएं खुद ही बनानी चाहिए और इस दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो आत्मनिर्भर होगा तभी देश में विकास की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तर्कों में आत्मनिर्भरता का तर्क भी काफ़ी महत्वपूर्ण तर्क माना जाता है, क्योंकि जब तक कोई देश आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक उसकी विकास की कल्पना, उसकी वृद्धि की कल्पना की भी नहीं जा सकती है। क्योंकि एक छोटी मोटी आप जो है आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में ही अगर दूसरे देशों पर निर्भर रहोगे तो जो आरामदायक वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं और भी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनके संदर्भ की तो बात ही करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी नॉर्मल वस्तुएं होती है जिनका उत्पादन हमें खुद करना चाहिए, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार आत्मनिर्भरता का तर्क भी आपका पूरा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे विशिष्ट वर्गों अथवा व्यवसायों की सुरक्षा का तर्क। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लिखिए विशिष्ट वर्गों अथवा व्यवसायों की सुरक्षा का तर्क। विशिष्ट वर्गों अथवा व्यवसायों की सुरक्षा का तर्क। ये भी आपके गैर आर्थिक तर्कों के अंतर्गत आएगा। कुछ देश में जनसंख्या के कुछ वर्ग या व्यवसाय की सुरक्षा के लिए भी संरक्षण का समर्थन किया जाता है कि इन व्यवसायों को तो संरक्षण प्रदान किया ही जाना चाहिए, बिना संरक्षण के उन उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता है।
कुछ देशों में, जैसे कि हमारे देश की अगर बात कर लेते हैं अपन, तो कृषि क्षेत्र हो गया, या कृषि की या कृषकों की सुरक्षा के लिए हमें उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कृषि में कृषि कर लागू किए जाने चाहिए। अगर विदेशों से कृषि से संबंधित वस्तुएं हमारे यहाँ पर आयात हो रही है तो उन वस्तुओं पर टैक्सेस यानी प्रशुल्क लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है और गांव में रहकर खेती करती है। तो कम से कम खेती में अगर अधिकतर जनसंख्या लगी हुई है तो हमारे यहाँ पर कृषि से संबंधित वस्तुओं को उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, और जब ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो वो बिकना भी हमारे देश में ज़्यादा ही चाहिए। कृषि क्षेत्र या कृषकों की सुरक्षा के लिए कृषि कर को लागू करके प्रशुल्क लगाकर उन वस्तुओं को हमारे देश में महंगा किया जाना चाहिए। यदि विदेशों से अगर सस्ता अनाज आने लग जाएगा तो हमारे देश के अंदर विदेशी अनाज बिकेगा और हमारा अनाज बिना बिके रह जाएगा। इससे हमारे कृषकों की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, और ज़्यादा मात्रा में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जो कि कृषि क्षेत्र होता है, उसमें उत्पादन हमारा ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कृषि कर को लागू करके उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है, जिस देश में अर्थव्यवस्था के अधिकतर लोग उस क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन वस्तुओं या उन उद्योगों में संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। प्रशुल्क लगाकर, कोटा प्रणाली लगाकर, लाइसेंस प्रणाली को अपनाकर, वैधानिक कानून, सीमा कर नियमावली, जो कि अपन ने संरक्षण की विधियां पढ़ी थी, इन सभी विधियों के द्वारा जो विधि जिस चीज़ में उपयुक्त होती है उसका प्रयोग करके उन विशिष्ट वर्ग के उद्योग को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। हमारे देश में कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र आता है, उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। विकसित देश जो है वहाँ पर खेती कम होती है, कृषि क्षेत्र कम है, इसके अलावा वहाँ पर जनसंख्या भी कम है, तो वहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, द्वितीयक क्षेत्र आपका विनिर्माण खनन से संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, वहाँ पर उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तभी आपके देश की जो जनसंख्या है उसका विकास हो पाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ पाएगी। इस प्रकार विशिष्ट वर्ग और व्यवसायों की सुरक्षा के तर्क के अंतर्गत जिन उद्योगों को वास्तव में संरक्षण की आवश्यकता है उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बदले की भावना का तर्क। बदले की भावना का तर्क। बदले की भावना, जब दो देशों में आपस में व्यापार होता है तो कई बार आपस में इनमें प्रतियोगिता हो जाती है। प्रतियोगिता के फलस्वरूप एक देश जब दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इनमें बदले की भावना भी पनपने लगती है। तो कुछ विचारकों का ये मत है या कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मत है कि सैद्धांतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यापार की नीति अच्छी हो सकती है। अगर अपन सैद्धांतिक रूप से देखें तो स्वतंत्र व्यापार अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वस्तुएं दूसरे देशों में आयात और निर्यात हो सकती है और देश अपनी आवश्यकता के अनुसार उन वस्तुओं को मंगा सकता है। परंतु यदि कोई देश चारों ओर से प्रशुल्क की दीवारों से खड़ा हुआ है, कहने का मतलब हम जिन देशों से व्यापार कर रहे हैं अगर उन देशों में प्रशुल्क लगाकर वस्तुओं को महंगा किया जाता है, जिन्होंने प्रशुल्क की दीवारें खड़ी कर रखी है, स्वतंत्र व्यापार की वो उदार नीति नहीं अपना सकता। कहने का मतलब विदेशों से या हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों से हमारे देश के अंदर अगर कोई वस्तु आ रही है और हम उन्हें संरक्षण की
हमारे उद्योगों को संरक्षण की नीति प्रदान कर रहे हैं, तो जब हमारी वस्तु विदेशों के अंदर जाएगी तो वो भी अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारे वस्तुओं पर प्रशुल्क या कोटा प्रणाली लगाकर हमारी वस्तु को भी वो महंगा करने की कोशिश करेंगे बदला लेने के लिए, क्योंकि हमने भी उन देशों की वस्तुओं पर संरक्षण की नीति लागू करने के लिए उन वस्तुओं को महंगा किया है अपने देश के अंदर। तो हमारी वस्तुएं भी जिन उद्योगों में हमने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपना रखी है उन उद्योगों में वो भी प्रशुल्क लगाकर कोटा प्रणाली अपनाकर हमारी उन वस्तुओं को महंगा कर देंगे, जिससे दोनों के संबंध व्यापारिक संबंध भी खराब होते हैं। अतः स्वतंत्र ऐसी स्थिति में जो स्वतंत्र व्यापार वाला देश है जिसने किसी भी उद्योग में संरक्षण प्रदान नहीं कर रखा है अपने उद्योग को, उस नीति में स्वतंत्र व्यापार वाला देश जो है नुकसान में रहता है। इस प्रकार आपस में दूसरे देशों में प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना पनपती है और स्वतंत्र व्यापार जो है अपनाने वाले देश को नुकसान होता है, और जिस देश ने संरक्षण की नीति अपना रखी है वो प्रशुल्क और कोटा प्रणाली अपनाकर अपने उद्योगों को विकास करने के लिए, अपने उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाकर प्रशुल्क की दर को या प्रशुल्क को लगाकर अर्थव्यवस्था में जो है बदले की भावना को पनपने के लिए जो है बदले की भावना पनपने लग जाती है। तो एक देश संरक्षण की नीति को अपना रहा है, दूसरा देश जो कि विकसित देश है वो स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपना रहा है, तो संरक्षण वाले को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्र व्यापार नीति वाला जिस देश ने अपना रखी है उसको नुकसान या हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा मात्रा में रहती है, जिससे स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाने वाले देश में बदले की भावना उत्पन्न होने लग जाती है, और वो भी हमारे उद्योग धंधों में जो भी वस्तुएं हमारे देश से निर्यात हो रही है उन पर ऊंची मात्रा में कर लगाकर उन वस्तुओं को महंगा करने की कोशिश करता है। इस प्रकार बदले की भावना का तर्क भी आपके गैर आर्थिक तर्कों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार संरक्षण के पक्ष में तर्कों की बात करते हुए आपके आर्थिक तर्क और गैर आर्थिक तर्क ये दोनों कंप्लीट होते हैं। इन तर्कों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है संरक्षण के पक्ष में। तर्कों में थर्ड तर्क जो आपका है जो कि है मिथ्या तर्क। मिथ्या तर्कों के बारे में अध्ययन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। मिथ्या तर्क जो कि आर्थिक तर्क और गैर आर्थिक तर्कों के अलावा और भी ऐसे अन्य तर्क हैं जिससे संरक्षण की नीति को अपनाने से उनमें भी फायदा होता है। उन तर्कों के बारे में अगली क्लास में विशिष्ट रूप से या विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके गैर आर्थिक तर्क हो गए जिसमें आपका सुरक्षा का तर्क या सुरक्षा की दृष्टि से तर्क आ जाता है। देशभक्ति के रूप में या देशभक्ति का तर्क आ जाएगा। आत्मनिर्भरता का तर्क, विशिष्ट वर्गों या व्यवसायों की सुरक्षा का तर्क और बदले की भावना का तर्क, ये सारे तर्क आपके गैर आर्थिक तर्कों के अंतर्गत आएंगे। मिथ्या तर्क में सस्ते श्रम का तर्क आएगा, लागतों की समानता का तर्क आएगा, घरेलू बाजार के संरक्षण का तर्क आएगा, खतरे के बिंदु का तर्क आएगा और सौदेबाजी का तर्क आएगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट्स का या इनको नोट डाउन कर लीजिए।